नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और मैं हूं सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का 1,04,000 करोड़ का आखिरी बजट पेश कर दिया है। बजट में जहां सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई हैं, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम आमना सामना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर नहीं लागू होगा। इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये 2,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 18 साल से 35 साल तक के सभी बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें चुना था और हम गर्व से कहना चाहते हैं कि हमने जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया। उन्होंने कहा कि किसान, महिला और युवा हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। भूपेश बघेल ने कहा कि नरवा गरबा बदी ने हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान का ऐलान करते हुए कहा कि 2.5 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय वाले परिवार के हर बेरोजगार युवा को हर महीने 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 और सहायिका का 3,550 से बढ़ाकर 5,000 रुपये महीना किए जाने की घोषणा भी की है। सीएम बघेल ने बजट में माताओं के उपचार के लिए 2,200 रुपये देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्राम पटेलों का मासिक भत्ता भी 2,000 से बढ़ाकर अब 3,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनुदान की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाने की घोषणा भी की है। निराश्रित पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। बढ़ती महंगाई के इस दौर में गहलोत सरकार की यह बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल ने जिस तरह का बजट पेश किया है, यह बजट आम लोगों को काफ़ी राहत देने वाला माना जा रहा है। के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 6,022 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बतौर वित्त मंत्री आज अपना इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी घोषणाएं की गई है जिसके बाद पूरे राज्य में होली का माहौल हो गया। इसी संदर्भ में जो आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता है बहनें बैठी थी, उनकी भी मांगों को कुछ हद तक पूरा किया गया, जिसके बाद उन्होंने होली बना करके इस खुशी को जाहिर किया गया। हम सीधे उन्हीं बहनों से बात करते हैं। आप लोगों की मांगे कुछ हद तक पूरी क्या है? जैसे कि सब जान रहे हैं कि हम लोग इतने 40 दिन से हड़ताल में
बैठे हुए थे और कलेक्टर दर की मांग को लेकर बैठे हुए थे। हमारी 6 सूत्रीय मांग थी, जिसमें से कलेक्टर दर शासन ने नहीं दिया और एक झुंझुना पकड़ाया है। जिस तरह से अभी चुनाव है पास में और हम कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिकाओं को 5,000 का जो लॉलीपॉप है वो दिया है, तो इससे हम लोग उतने तो खुश नहीं हैं, लेकिन कहते हैं जितना दिया गया है उसमें खुश रहो, तो हम लोग आज खुश हैं थोड़ा। लेकिन आने वाले समय में इससे पूरी ताकत के साथ और उतरेंगे और कलेक्टर दर हम लोग लेके रहेंगे। अब जैसे परीक्षा हम देने जाते हैं, कभी कम नंबर आते हैं तो उसको और आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा नंबर लेने के लिए हम लोग आगे और परीक्षा की जोर शोर से तैयारी करते हैं। वैसे हमारी सब बहनें एकजुट होकर फिर से हमें कलेक्टर दर और ना शासकीय कर्मचारी घोषित होने के लिए एकदम खूब और तन मन धन से तैयारी करेंगे। मैडम, ये जो आप लोगों को मिला है इसमें आप क्या कहेंगी? जो मुख्यमंत्री, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कलेक्टर दर हम लोग को देने के लिए वो जो आश्वासन दिए थे 2018 में हमको, लेकिन वो आश्वासन में खरे नहीं उतरे, इसके लिए हम और घोर आंदोलन करेंगे कलेक्टर दर लेने के लिए। हाँ, तो ये थी कुछ महिलाएं जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा तो की गई है, उतनी तो ये महिलाएं खुश नहीं है, लेकिन जितना भी मिला उसको लेकर के आगे और संघर्ष करने का ये लोग मन बना रहे हैं। दुर्ग से न्यूज आवर के लिए मैं संध्या। जिस तरह से भूपेश सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है और सभी वर्गों को साधने की कवायद की गई है, कि चाहे महिलाएं हों, युवाओं हों, लेकिन इस बजट के बाद में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ एक वर्ग इस बजट से खुश नजर आ रहा है, तो वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिनकी अपेक्षाएं थी कि कुछ और होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। हम चर्चा करेंगे कि बजट तिहार भूपेश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट, चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूदा मेहमान हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रूपेश दुबे जी। रूपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ हैं रोहिणी प्रसाद जी। रोहिणी प्रसाद जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं रूपेश जी आपके पास आना चाहूँगा कि जो जनता की अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के लिए कहा जा रहा है कि ये अच्छा खासा बजट है, आशातीत बजट है और इस बजट से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आप इस बजट को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी नमस्कार जी। आपकी सरकार ने बजट पेश किया है। आपकी सरकार ने जो बजट पेश किया, कह रहे कि आशातीत बजट है, लेकिन तब भी जो कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो असंतुष्ट नजर आ रहा है। तो इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है जी, और वो सरकार ने इस भाजपा में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई है, और उस महंगाई के दौर में छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर मुक्त बजट और जनहित युक्त बजट प्रस्तुत करके ये साबित किया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रख करके बनाती है। बिल्कुल। जहाँ शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, आंगनबाड़ी महिलाओं को, कोटवार ग्राम के पटेल तक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जो सम्मान दिया है, सिंचाई के लिए प्रावधान किए गए हैं, और इस तरह से समग्र कार्य योजना के साथ एक विकासशील सोच के साथ जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रखा है, वो छत्तीसगढ़ के विकास में एक दूरगामी सोच का परिणाम है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता, आम जनता इस बजट से खुश होगी और आने वाले दिनों में जो सरकार ने जो बातें कही हैं, जैसे पिछले 4 साल में सरकार ने जो बातें कही, उस बात को पूरा किया है। और आने वाले दिनों में इस बजट के भी जो प्रावधान है अक्षरशः प्रमाणित होंगे, साबित होंगे और धरातल पर दिखेंगे, और छत्तीसगढ़ पूरे भारत के मानचित्र पर एक विकसित राज्य के रूप में, विकासशील राज्य के रूप में स्थापित होगा। ठीक है, प्रवीण जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सर्वप्रथम मैं भारत माता की जय करता हूँ, छत्तीसगढ़ मातावाड़ी को प्रणाम करता हूँ, साथ में जितने भी आपके दर्शक हैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपने कुछ देर पहले एक बहन को सुना कि उन्होंने कहा कि सरकार ने झुंझुना पकड़ा है। बिल्कुल, सरकार ने झुंझुना ही पकड़ाया है हमको, क्योंकि देखिए, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आसमान नहीं जमीन की बात करने वाला बजट है। मैं अपने आदरणीय साथी, कांग्रेस साथी को बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जमीन की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपने 4 साल तक धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। ये आपका जन घोषणा पत्र है, इससे भी आपने 36 लक्ष्य लिखे थे, 36 वादे किए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ है बेरोजगारी भत्ता भाई? आपने 4 साल तक देने का वादा किया था। अंतिम चुनावी वर्ष में, चुनावी बजट में आपको याद आ रहा है?
और केवल 2,500 रुपए वो भी अभी से देने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम बात माने 4 साल में अगर आंकड़े देखें तो प्रति महीना अगर हम 2 लाख से भी माने तो प्रति महीना अगर 2 लाख के हिसाब से माने तो 50 करोड़ होता है। उस हिसाब से तो केवल 7 महीने के लिए है या 5 महीने की बात करके 250 करोड़ भी हम देखें तो जनता को केवल ठगा गया है। अन्य विषयों की बात करूं मैं तो भाई साहब ने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लाया गया, तो संपत्ति कर हाफ करने की बात करने वाले सरकार रायपुर जैसे शहरों पर यूजर चार्ज क्यों ले रही है बताइए। आपने कहा कि सारे क्षेत्रों को आपने कवर किया है, आपने का ये जन घोषणा पत्र है। आपने कहा था कि ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी देंगे आप, साथ ही शहरी क्षेत्र में आप आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान दोगे। बताइए आपका घोषणा पत्र है, अंतिम वर्ष है, इस पर तो कुछ चर्चा करिए। नहीं, इस पर तो कहा, इस पर तो मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि यदि केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम आवास देंगे। देखिए केंद्र सरकार की तो आप बातें मत करिए, आप ही के कांग्रेस सरकार के आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी पंचायत मंत्री थे, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 8 लाख घरों को सरकार ने फंड नहीं देने के कारण उनको हम मकान नहीं दे पाए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी कांग्रेस सरकार के ही मंत्री थे, पंचायत मंत्री, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता और यदि मैं अगर मानूं कि एक घर में 4 व्यक्ति है तो 8 लाख के हिसाब से 32 लाख बेघर हो गए इस भूपेश सरकार में। चलिए वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी हमारे साथ हैं। यदि हम देखें कि जो महंगाई और बेरोजगारी से जनता जूझ रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बात करें, हम सब जगह बात करें, लेकिन मुख्यतः यदि फोकस हम करें कि छत्तीसगढ़ में 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, इन बेरोजगारियों को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए इस बजट के पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया सामने आती है डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी? एक्चुअली ये जो बजट है वो सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित बजट मुझे लगता है। समाज के जो उन तथ्यों को जोड़ने का प्रयास किया है, जैसे कि राज्य की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, उस पर आधारित मुझे ज्यादा लगता है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने ये जो 5वां बजट किया है वह पूरी तरह से 15,200 करोड़ रुपया इस बजट में सकल वित्तीय घाटे की बात की गई है, जिसमें राजस्व घाटे को 3,500 करोड़ रुपया का राजस्व घाटा ही दिखाया गया है। और किसी भी प्रदेश का, वो चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, अगर पूंजीगत व्यय में ज्यादा राशि नहीं है तो उस राज्य की जीडीपी प्रभावित होती है। इस बजट में 18,600 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय में व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया है। यह जिस राज्य में 36 जिले हों लगभग, उस राज्य में ये 18,660 करोड़ रुपए की राशि मुझे लगता है कि बहुत कम है। और अगर पूंजीगत राशि हमारी कम है तो मुझे अर्थशास्त्री होने के नाते मैं जानता हूं कि एम्प्लॉयमेंट का जो एक ग्रोथ है, रोजगार जो मिलने की संभावनाओं की जो बात आप करते हैं, वह बहुत कम क्षीण हो जाती है। तो इस राशि को और बढ़ाया जाना चाहिए था, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इतने हजार जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ संभावना दिखती। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी, एक सवाल आ रहा है कि अभी एक दिन पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी जीडीपी केंद्र की जीडीपी से, देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। तो ये आंकड़े किस आधार पर हैं फिर? देखिए क्या होता है कि जो केंद्र की जो जीडीपी है, राज्य की जीडीपी में वह 1% का अंतर बता रहे हैं। तो ये छोटा राज्य है और वो पूरे देश का आंकड़ा है, दोनों में इसके होने से अंतर है। तो हमारी जो जीडीपी है वो छोटे होने के कारण हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह 1% हो सकती है, लेकिन वो कितने महीने रहेगी, वो तो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, इस पर भी डिपेंड करता है कि किस फिगर की बात माननीय प्रमुख राज्य के प्रमुख महोदय करते हैं। ये आंकड़े पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर ये कहने की मुझे आवश्यकता है कि इतना जो जीडीपी है वो 1%, वो ज्यादा मायने नहीं रखती राज्य और देश की तुलना में। आपको मैं ये बता दूं कि जो पहला बजट जो राज्य जब बना था वो बहुत कम परसेंट से बना था और उस समय 5,705 करोड़ रुपए का बजट आया था। और दूसरा रणजीत सिंह जी के कार्यकाल में यह बजट 5 अंकों तक पहुंचा। अभी ये भूपेश बघेल जी का बजट 6 अंकों तक पहुंच गया, अर्थात 80% की ग्रोथ बजट में हमें देखने को मिलती है। लेकिन विकास और युवाओं, महिलाओं
और राज्य की जो जीडीपी बढ़ना चाहिए था इस बजट के बढ़ने के साथ साथ, वो कहीं न कहीं मुझे देखने को प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बजट है चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज के उन लोगों के लिए क्रिएट किया जाने वाला बजट है जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ठीक है। इसके आधार पर हमें जीडीपी हमारी नहीं बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है। चलिए वापस आता हूं डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी आपके पास। लेकिन रुपेश दुबे जी, जो कहा जाए कि सोशल इंजीनियरिंग का बजट है ये, और जो बात अभी प्रवीण जी ने कही, यही बात रमन सिंह जी भी कह चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये जो 250 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है, जैसा मैंने आंकड़े बताए कि 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में, यदि उसमें से 10 लाख ऐसे बेरोजगार मान लिए जाएं जिनकी की आय उस आंकड़े उस दायरे में आती है जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलना है, 2.5 लाख रुपए की उसमें आते हैं अगर वो, तो उनको यदि दिया जाता है तो 1 महीने का बेरोजगारी भत्ता हुआ। तो सिर्फ 1 महीने दिया जाना है या फिर ये लंबे समय तक दिया जाना है? सरकार किसी को भी बेरोजगारी के दंश में झेलना नहीं देना चाहती। बेरोजगारी भत्ता पूर्व में भी जिस प्रकार से साहू जी बता रहे थे, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बेरोजगारों को, जो युवाओं को राज्य युवा वित्तान के माध्यम से उनकी युवा सोच को साथ लेकर के विकास के मुख्य धारा पे जोड़ करके उनकी सोच के साथ विकासशील कार्य करना चाहती है। और जिस प्रकार से अभी बजट में प्रावधान हुआ है, टाटा के पुणे में जो संस्था है उनके संस्थानों के माध्यम से 36 ITI स्थापित होंगे और बेरोजगारी से युवाओं को निकालने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार सनय कार्य कर रही है। उनको बेरोजगारी भत्ता दे करके उन्हें हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखना चाहते। वो लगातार वो अपने आत्मनिर्भर हो और 2500 की जो राशि मिलेगी उससे आत्मनिर्भरता होगा और कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे और निश्चित रूप से सनय जब उन्हें लाभ मिलेगा तो उसका लाभ से वो बेरोजगारी के दंश से बाहर निकलेंगे और उनकी जो युवा सोच है वो विकास में अग्रसर होगी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की समग्र विकास की सोच है और 15 सालों में तो भाजपा ने कुछ किया नहीं और मात्र अभी गिनती गिनाते हैं 4 साल। अरे छत्तीसगढ़ में 4 साल में भूपेश बघेल की सरकार में 2 साल कोरोना काल होने के बाद भी रोजगार मूलक कार्य को जिस प्रकार से उन्होंने संचालित किया, पूरे देश में रोजगार देने वाली पहली राज्य रही है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा यह कहना पूरी तरह से बेईमानी है और छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। जिस प्रकार से महिलाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, पटेलों को, कोटवारों को इस बजट में लाभ दिया गया है और आने वाले दिनों में भी ये गुणात्मक रूप से संख्यात्मक गुणात्मक करके गुणाभाग करके सिर्फ टीका टिप्पणी करके बजट का माने विरोध करना ये भाजपा की नीति बन चुकी है। भाजपा मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार की समग्र विकासशील जो बजट है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की विकासशील सोच परिलक्षित हो रही है उसको भी विरोध करके ये अपने राजनीतिक असफलता को छिपाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेईमानी है। ठीक है रुपेश जी। प्रवीण जी, जब बात के रुपेश जी अभी कह रहे हैं कि कामगारों के लिए इतना है, कोटवारों के लिए इतना है, पुलिस विभाग के लिए किया, स्वास्थ्य विभाग के लिए, हर विभाग के लिए अलग अलग, कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, लोक निर्माण के लिए 7,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जब सबके लिए प्रावधान किया है, सबकी राशि बढ़ाई है, यहाँ तक कि जो ग्राम सहायक हैं, जो पटेल हैं, उनको भी बढ़ा दिया है, 2,000 से 3,000 कर दिया है। तो ये बजट जनता के लिए यदि अच्छा है और इससे जनता को फायदा मिल रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, यहां तक कि मेट्रो के लिए, मिनी मेट्रो के लिए भी उन्होंने कर दिया है, तो फिर कहां आपत्ति आ रही विपक्ष को? ये बड़े दिवालियापन की बात, ये इनको मालूम है कि इनकी सत्ता नहीं आने वाली है, इसलिए अंबिकापुर और खासकर रायपुर में मानसिक अस्पताल बना दिया है। तो मालूम है कि सत्ता जब नहीं रहेगी तो ये मानसिक पीड़ित हो जाएंगे, तो पहले से अपनी व्यवस्था करके जा रहे हैं ये। और रही बात सर्व हित की बात कर रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं, ये आपका घोषणा पत्र है। आपने कहा था पेंशन योजना, ठीक है, कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1,000 रुपए प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक आयु को 1,500 प्रति माह, सर्व विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह। क्या आपने घोषणा नहीं किया? क्या बजट में इस बात का उल्लेख नहीं होना चाहिए? दूसरा, युवा की बात करता हूं मैं, आपने घोषणा पत्र में ही कहा है कि शराबबंदी होगी। पॉइंट नंबर 14 है रुपेश जी, आपको दिखाना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 14, शराबबंदी की बात आपने कही थी। सनातन धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है, आपने उसकी सौगंध लेकर कहा था कि आप शराबबंदी करेंगे। बजट पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि सरकार को प्रतिवर्ष 5 से 6 हजार करोड़ का आय
शराब बेचने से होता है। शराबबंदी की बात करने वाली सरकार घर घर शराब की होम डिलीवरी कर रही है। तो आप ये देखिए आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, आपकी कथनी और करने में कितना फर्क है। और मैं और कुछ बातें आपके बताने चाहूंगा कि आपने ही घोषणा पत्र में कहा था शासकीय कर्मचारी उसमें जो अनियमित है, जो संविदा है, दैनिक वेतन भोगी है, उनको आप नियमितीकरण करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही ने कहा है, आप ही ने कहा है भाई। और प्रमुख बात, आपकी जन घोषणा पत्र बनाने वाले समिति के अध्यक्ष आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी इसके अध्यक्ष थे। आपके सरकार के कार्यों से खुद खफा होकर इस्तीफा दिया। आप आत्ममंथन करिए, मानसिक उस दिवालिया कौन हो रहा है वो आप सोचिए। आपने ना ही किसी तृतीय वर्ग ना चतुर्वर्ग कर्मचारी पर ना कर्मोन्नति किया है, ना ही पदोन्नति किया है। तो देखिए किसके साथ न्याय और किसके साथ न्याय हो रहा है, लोग जानते हैं। ये केवल और केवल एक झुंझुना वाला बजट है, झुंझुना वाला। रूपेश जी, प्रवीण जी के जो सवाल हैं कि ये झुंझुना वाला बजट है और जो पहले घोषणाएं की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक अंतिम विषय में इसका रूपेश जी सुनना चाहूंगा। एक अंतिम विषय था, आपने मेट्रो की बात कही थी, आपने कह दिया कि नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो चलेगा। बिल्कुल चलेगा, लेकिन कितनी राशि उसके लिए प्रावधान किए वो तो बताओ। बजट है, इसमें आंकड़ों की बात होती है, प्रावधान करने से क्या होता है, कितने राशि वो तो बताइए आप। रूपेश जी बताइए, राशि बताइए। रूपेश जी ये सारे सवाल। प्रवीण जी भी मानसिक रूप से विरोधात्मक बात करने के लिए बैठे हुए हैं। इनके कार्यकाल में 15 वर्षीय कार्यकाल में इनके संकल्प पत्र को, घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया जाता था। संकल्प पत्र में एक भी संकल्प को पूरे करने की स्थिति में नहीं थे। रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो चलने की बात हुई थी, मेट्रो चलना तो दूर की बात है, अभी की बात करिए, अभी आपने भूमि पूजन में नहीं हो पाया। मेरी बात सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ यहाँ भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनको भी जिस प्रकार से 6,000 रुपए देने की बात पिछले बजट में की गई थी, 7,000 रुपया इस बजट में दिया जा रहा है। भूमिहीन लोगों को ग्रामीण और बाड़ी देने का आपने किया था, आपने किया था, रखा गया है। भूमिहीन व्यक्ति को, मेरी बात सुन लीजिए, रोजगार बाड़ी देने का वादा आपने किया था। प्रवीण भाई, शहरी व्यक्ति को 2 औद्योगिक कमरों का पक्का मकान देने का वादा आपने किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, उसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में करने जा रही है। ये योजनाएं रोजगार मूलक योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं जिस प्रकार से अपने स्थानीय उत्पादनों को बना करती हैं, उसके बाद उन्हें मार्केटिंग उपलब्ध नहीं होता था। आपने एक स्वामी आत्मनिर्भर स्कूलों की घोषणा की है, बताइए कितनी राशि उसके लिए आपने अलग से आवंटित की। बताइए, आज तो बजट की बात है, राशि की बात बताइए ना, कितनी राशि आवंटित की आपने स्वामी आत्मनिर्भर स्कूलों के लिए। बजट, मेरी बात सुनेंगे, पहले बात सुन लीजिए। बजट यानी आय और व्यय का अनुमानित ब्यौरा रहता है, आप तो राशि की बात कर ही नहीं रहे थे। शराबबंदी की बात, आप भाजपा आज भी भ्रमित मानसिकता पे है। मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यालय में सीडी भेंट किया था, और तो और जिस गंगा जल को कसम ले करेंगे कि नहीं, किसानों की कर्ज माफी लाइव न्यूज चैनल पे है, जल्दी नहीं बताइए, कांग्रेस सरकार शराबबंदी करेगी कि नहीं करेगी बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, चलिए पूछता हूँ, शराबबंदी आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते बताइए, हाँ या ना कहिए, हाँ या ना कहिए बताइए। सभी शराबबंदी के लिए आप अग्रसर होंगे कि नहीं होंगे बताइए। सबसे पहली बात यह है, ये रमाराम के हाँ या ना बताइए। करते थे, आज शराबबंदी की घोषणा आपके पॉइंट नंबर 14 पर है, प्रतियोगिताओं के पॉइंट नंबर 14 जन घोषणा पत्र सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया है उससे भाजपा विचलित हो गए हैं। और तो और बताइए, शराबबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए ना, आया ना कहिए उस पर। देखिए, घोषणा पत्र एक कार्य योजना का परिणाम होता है। सबसे पहली बात, 15 साल में आप लोगों ने चैनल पर कर गए, अपने बातों से कर गए। छत्तीसगढ़ की क्या कहा, छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य दूर जिसकी पक्का ज्यादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा, और इस वादे के बाद राष्ट्रीय चैनल पर मुकर गए। इससे बड़ी सबसे बात क्या होगी? आज आप कहते हैं कि भाई हो सकेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है रूपेश जी, जो प्रवीण जी ने सवाल पूछा कि शराबबंदी की जो बात कही गई थी वो होगी या नहीं होगी। जिस प्रकार से शराबबंदी के बारे में शाश्वत सत्य है कि शराबबंदी जिस राज्य में भी हुए, वहां शराबबंदी योजना लागू होने के बाद जिस प्रकार से अपराध बढ़े,
अवैध शराब की बिक्री बढ़ी। और सबसे दुखद मतलब आपने बिना अध्ययन किए जन घोषणा पत्र में विषय लिख दिया। सुन लीजिए, मतलब बिना अध्ययन किए इस विषय को आपने जन घोषणा पत्र में लिख दिया। बनाई गई थी तो उस शराबबंदी की कमेटी में भाजपा के लोग सदस्य होने के बिना बाद भी अध्ययन किए फिर आपने बात की मीटिंग में नहीं। ये बात आपको अपने जन घोषणा पत्र में भी लिखना चाहिए था कि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ अवैध शराब की बिक्री हुई है। इस बात को आपने जन घोषणा पत्र में क्यों नहीं? चलिए ठीक है, ठीक है, शराब खरीद बेचने के काम करना चालू कर दी। ठीक है, बीजेपी का एक और प्रवीण जी रुपेश जी एक और बात आई है बीजेपी की ओर से जो आई है कि किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात कही गई थी, वो भी अभी घोषणा पत्र की बात नहीं हो पाई और ये आखिरी बजट पेश कर दिया गया है। इसके बाद प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ एक सवाल लेकर के। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए, उनके हितों के लिए कृत संकल्पित है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 के धान खरीदी के बाद अभी 2800 के धान खरीदी की बात करी है। 15 वर्षीय भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार जब केंद्र में थी उसके बाद भी भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी 2100 में धान का समर्थन मूल्य करने की मांग करने का भी साहस नहीं कर सके थे। सबसे दुखद पहलू यह है कि जब हमने 2500 में धान खरीदने की बात की थी तो केंद्र सरकार ने जब सेंट्रल लोगों को घर नहीं दे पा रहे हैं, आपके पंचायत इस्तीफा दे रहे हैं, तब भी बकायदा पत्र लिखकर भेज रहे हैं कि भाई सरकार का नारा किसानों के लिए बात नहीं की, किसानों के लिए खड़ी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से अलग है, रकबा बढ़ा है, किसान खेती की ओर बढ़ा है, इस पर भी कहिए। और फसल चक्र परियोजना के माध्यम से किसानों को मैं तो बधाई देना चाहूंगा उनकी हिम्मत के लिए कि आपने सरकार के नाकामी के विरुद्ध साहस दिखाया दुगना करने की बात करने के बाद नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है रुपेश जी वापस आऊंगा। प्रवीण जी आप जो सवाल कर रहे हैं कि शराबबंदी की बात की तो शराबबंदी होना चाहिए, राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है और महिलाओं के साथ महिलाओं को और ज्यादा मिलने से किसानों की आप बात कर रहे हैं। आपकी भी तो सरकार रही, तब आपने क्या किया किसानों के लिए, तब आपने क्या किया युवाओं के लिए, तब शराबबंदी के लिए क्या किया आपने? देखिए हमने चरणबद्ध तरीके से, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, 200 शराब की दुकानें बंद हुई है। और कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि है ना अपने जो घोषणा पत्र की बजट के पहले कि यहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है। राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आके पर्यटक बढ़ रहे हैं, बजट की बात हो रही है। भाई आपको कहना चाहिए कि कितने IT पार्क आए यहाँ पर, कितने उद्योग लगे, उसके बजाय क्या कह रहे हैं कि कितने यहाँ पर पर्यटक आए। भाई बजट तो तब बढ़ेगा जहाँ पर उद्योग लगेगा। अरे भाई चलिए नए उद्योग नहीं आ रहे, एटलीस्ट पर्यटन का विकास यदि होता तो पर्यटन से भी तो पैसा आता है ना राज्य में। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या उद्योग से आपका विकास नहीं बढ़ेगा? क्या उद्योग का वहां पर जिक्र नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी जो बात कही जा रही है, अभी प्रवीण जी ने कहा कि उद्योग लगना चाहिए, तो ये जो बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, इस बजट में जैसा कि बात है कि चुनावी बजट है या जैसा आपने कहा सोशल इंजीनियरिंग का बजट है, इन सब के साथ में राज्य के विकास की जो बातें इसमें कही गई हैं, नागरिकों के विकास की बात कही गई है, बेरोजगारों के स्वावलंबन की बात कही है, आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है यह बजट? देखिए अभी जो बजट आया है इस सरकार के पास अभी 7-8 महीने का समय है। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने जो एक की पॉइंट पकड़ा है उसको बहुत पहले करना चाहिए था। जो समय होता तो अभी कुछ नक्शा प्रदेश का कुछ और दिखता समाज में, लेकिन अब अभी चूंकि चुनाव 7-8 महीना के बाद है और आप जानते हैं कि जो गवर्नेंस है वो किस प्रकार से काम करती है, तो अभी के बजट में इसका जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर, समाज पे और हमारे प्रदेश पर वो कितना होगा ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जब तक हमारी जो सरकार की जो रवैया है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो सुप्रशासन है, जब तक इस पर अच्छे ढंग से अमल नहीं करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि बजट का प्रभाव बहुत अच्छा अभी हमें बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन ये बजट 1 साल के लिए है और 1 साल का समय एक लंबा समय होता है। इनके पास अभी मुश्किल से 6 महीने का समय है, तो मैं इस पर अभी मुझे संदेह है कि इसका इम्पैक्ट मुझे कुछ दिखेगा या लोगों पर दिखेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि चूंकि समय कम है, बजट का जो है 1 साल तक के लिए रहेगा। हालांकि इसके बीच में चुनाव हो जाने हैं और चुनाव परिणाम
को प्रभावित करने की बात ही कहीं ना कहीं बजट में, क्योंकि जो हर सरकार का, राज्य सरकार का जो आखिरी बजट होता है तो मतदाताओं को रिझाने की बात अवश्य कही जाती है। रूपेश जी, जो बात कही जा रही है सर्वहारा वर्ग की बात आपने कही कि सर्वहारा वर्ग के लिए बजट है और किसानों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है। इन सब के बावजूद भी यदि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो वास्तविक खाका यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार, जैसे बात भी हुई कि कार्य जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं, 40 दिन धरना देना पड़ा उनको। आज उन्होंने अपना धरना इसलिए खत्म किया कि वो उनकी मांग थी कलेक्टर रेट की, लेकिन उनको 10,000 रुपए उनकी प्रोत्साहन राशि कर दी गई है, उनका मानदेय 10,000 रुपए कर दिया है, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर मिली है। तो ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है कि कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? वर्षीय सरकार में भाजपा की सरकार थी, हर वर्ग परेशान था। आज अनुकंपा नियुक्ति के लिए बहनें धरना में बैठी हैं। अनुकंपा नियम जो बने थे वो भाजपा कार्यकाल में बने थे। इस प्रकार से भाजपा के कार्यकाल में नियुक्तियां हुई, भर्तियां हुई, और उसके बाद सबसे दुखद पहलू यह रहा कि 2 वर्ष कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने मजबूती से जो काम किया, और उसके बाद समय समय जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिकाएं हो, विटामिन हो, उन सभी की जो मांगे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समय समय छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। एकदम से चमत्कारिक रूप से किसी भी सरकार के लिए ये वो नहीं होता कि तत्काल सभी चीजों को, मांग को पूरी कर दें, लेकिन जिस प्रकार से बहनों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को जिस प्रकार से उनका मानदेय बढ़ाया गया, होमगार्ड के जो सैनिक होते हैं उनके मानदेय बढ़ाए गए, और तो और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो पटेलों और कोटवारों के साथ साथ जो मध्याह्न भोजन के बनाने वाले रसोइया हैं और स्कूलों में जो सफाई कर्मी हैं उनकी भी चिंता करते हुए उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की है। निराश्रितों को जो मानदेय बढ़ा, उनकी जो पेंशन बढ़ाने की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की जो आम जनता को आर्थिक लाभ देने वाली नीति है। छत्तीसगढ़ सरकार सीधे आम जनता को लाभ देने पे भरोसा करती है, और आप देखेंगे जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल अभी 101 स्कूल और खोलने के लिए शिक्षा की जगत में जो क्रांति लाई है, जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार जो कार्य योजना बना करके काम कर रही है, ठीक है, उसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के रूप में आज छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार और अन्य राज्य, यहाँ तक विश्व स्तर की योजना, विश्व स्तर के लोग सराह रहे हैं, देखने आ रहे हैं। ठीक है, प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ। जो बात कही कि ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा बजट है, सबका ध्यान रखा गया है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि वो कौन सी अपेक्षाएं हैं जो पूरी होनी चाहिए थी, इस बजट में नहीं हो पाई हैं, और दूसरी, कहीं इस बजट से ऐसा तो आपको प्रतीत नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है कहीं कि ये बजट पेश करके कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने आम मतदाताओं के बीच अपनी खासी पैठ बना ली है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई पैठ नहीं बनाया है। देखिए, आपने कहा कि सर्व समाज है और सर्व जो वर्ग है उसके लिए आप काम किया है। मैं बिल्कुल बताऊंगा, कोई काम नहीं किया भाई। 60 साल से ऊपर व्यक्ति को आप पेंशन नहीं दे पा रहे हो, 1,000 रुपए देना है प्रति माह, और 75 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को 1,500 देना, वो नहीं दे पा रहे हैं। और ये शिक्षा की बात करते हैं, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, एक्चुअल आंकड़ा है। देखिए, पिछले साल का ये बजट था, देखिए मैं आपको प्रस्तुत भी कर देता हूँ, सरकारी आंकड़े, मेरा डाटा नहीं है ना। बजट अलॉटमेंट था स्कूल एजुकेशन में 16,522 करोड़, 16,522 करोड़ ऑफिशियल डेटा है, और इसके अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्रावधान भी है। लेकिन इतनी राशि खर्च करने के बावजूद परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के हिसाब से छत्तीसगढ़ शिक्षा के स्तर पर नीचे से तीसरे पायदान पर पाया जाता है। बताइए, टॉप मोस्ट अलॉटमेंट ऑफ द बजट एंड द लोवेस्ट परफॉर्मेंस इन द एजुकेशन फील्ड, इसके लिए जवाबदार कौन है? बताइए। सबसे अधिक राशि का आवंटन 16,522 करोड़। इन्हीं के आंकड़े, मेरे आंकड़े, ये भाजपा का आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है भाई, ये इन्हीं के वेबसाइट से है, और तीसरे पायदान पर आप आते हैं आत्मानंद स्कूल खोलने के बावजूद। तो बताइए, ये कहाँ राशि जा कहाँ रही है, क्या कर रही है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में तो नहीं है। इतनी सर्वाधिक राशि खर्च करने के बावजूद आप शिक्षा का स्तर उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक, बताइए आप। नहीं, मेरा जो एक और सवाल था कि वो कौन सी अपेक्षाएं, जैसे आपने कहा कि ये जो पेंशन वाली बात आपने कही थी, पेंशन बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा जो था, मेरा जो दूसरा सवाल था कि कहीं ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस बजट के माध्यम से सर्वहारा वर्ग को साधने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी? देखिए सर,
एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है आवास। ये बार बार कह रहा हूं मैं, राज्य सरकार ने अपना राज्यांश नहीं दिया और ये लिखित प्रमाण स्वयं टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि उनके आंकड़े के हिसाब से 8 लाख मकान निर्मित नहीं हुए। एक मकान में औसतन 4 लोग रहते हैं। तो मैं उन्हीं के आंकड़े से कहता हूं कि 16 जुलाई 2022 को जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो उसमें लिखा था कि 8 लाख घर निर्मित नहीं हुए, यानी 32 लाख लोगों को बेघर करने वाली सरकार भूपेश सरकार है। तो कैसे आप बताइए, कैसे अपनी जो है पहचान लोगों के बीच बना रही है? वो तो स्वयं पीएम प्रधानमंत्री आवास का कार्य नहीं करके लोगों के बीच अपनी छवि धूमिल कर रही है और प्रत्यक्ष प्रमाण टीएस सिंहदेव जी का इस्तीफा है। नहीं वो तो ठीक है, ये पहले की बात हो गई कि उन्होंने इस कारण से इस्तीफा दिया, लेकिन आज की यदि हम बात करें तो आज तो कहा है ना भूपेश बघेल जी ने कि वो यदि केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं होंगे तो राज्य सरकार उनको मकान देगी। तो इससे ये तो खुशी की बात है उन लोगों के लिए। देखिए इस पर पूरा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से 3 से 4 बार स्मरण पत्र राज्य सरकार को भेज दिया गया, यहाँ के अधिकारी को भेज दिया गया है कि कृपया यहाँ का राज्यांश जमा करिए, 40% जो होता है, बाकी राशि आपको पूरी एक साथ हम देने को तैयार है। यहाँ की राज्य सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं है, तो आवास निर्मित कैसे होगा ये बताइए मुझे आप। नहीं उन्होंने घोषणा की, भाई मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जनता के लिए कह रहे हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो खाका तैयार होगा उसका। नहीं देखिए वही तो कह रहा हूँ, खाका मतलब बजट मतलब क्या होता है, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, उसका अनुमान। तो उसका अनुमान क्यों नहीं बताया उन्होंने, बताइए। नहीं उन्होंने तो भाई जो अनुमान बताया कि जैसा भी हमारे अर्थशास्त्री रोहिणी प्रसाद जी ने बताया कि कितना उन्होंने नुकसान का बताया कि कितने घाटे का है और इजाफा 80% इजाफा हुआ है बजट में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है राज्य के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भविष्य की पूंजी होती है। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात ही नहीं किया है, तो वही बता दीजिए हमारे भूपेश जी, बताइए वो और कौन आवास के लिए। मेरा एक और सवाल जो था कि वो कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं जो आपको थी या आम जनता को थी जो सरकार ने पूरी नहीं की? देखिए सर, सबसे प्रमुख जो बातें थी, बेरोजगारी भत्ता जो आपने 4 वर्षों से के लिए कहा था, मतलब 4 वर्ष पूर्व कहा था, वो पूरे 4 वर्ष का मिलना चाहिए था, है ना। बुजुर्गों को पेंशन मिलना चाहिए था, शराबबंदी करनी चाहिए थी, नियमितीकरण करना चाहिए था। तो ये सब तो आपने कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे विषय है, ये आज का कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, मांगे इतनी है और ये मेरी मांगे नहीं, आपने स्वयं, कांग्रेस सरकार ने स्वयं लिख कर दिया हुआ है, वही पूरा नहीं कर पा रहे भाई। तो प्रवीण जी, मैं जो बात कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की आम जनता की जो अपेक्षाएं थी, आम जनता जैसे आपने कहा कि भाई शराबबंदी ठीक है, ये अपनी जगह हो गई और बेरोजगारी भत्ता 4 वर्षों का मिलना चाहिए था। इस भाई पहले बजट में सरकार ने प्रावधान नहीं किया, प्रस्ताव नहीं लाया उसका, दूसरे बजट में नहीं, तीसरे में नहीं, लेकिन आखिरी बजट में तो लेकर आए ना वो। नहीं तो देखिए भाई, वादा कब किया था? पहले भी देखिए, चुनाव के जस्ट पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था, तो व्यक्ति तो यही माना ना कि शुरुआत से मिलेगा करके उनको। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी सरकार आएगी तो आप देंगे उन्हें? बिल्कुल प्रावधान करने का। देखिए हमने पहली बात तो हमने ऐसा कोई, है ना, हमने वादा नहीं किया था, वादा इन्होंने किया था, इन्होंने कहा था और जनता उस भ्रम में आ चुकी थी। और मैं कांग्रेस मित्रों को कहना चाहूंगा कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठे वादे करके एक बार आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी, जो चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ये बजट को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए जो बातें आपने कही कि इस बजट में ये चीज़ें समाहित होनी चाहिए थी और जो मूल आंकड़े आपने प्रस्तुत किए कि सरकार के पास आय के जो साधन है वो बढ़ाने चाहिए थे। एज ए अर्थशास्त्री, सरकार और क्या बेहतर कर सकती है कि छत्तीसगढ़ का मान बढ़े, छत्तीसगढ़ का नाम बढ़े? देखिए, विकास के 3 पहिए होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर है, कृषि है, दूसरा उद्योग है, तीसरा सर्विस सेक्टर को माना गया है। तो इस बजट में आप देख रहे होंगे कि जो तीनों अवस्थाएं हैं विकास के राज्य की, वो कृषि के लिए लगभग 6%, उद्योगों के लिए 8% और सेवा सर्विस सेक्टर के लिए लगभग 9% की बात प्रतिशत वृद्धि करने की बजट में बात की गई है। इतने बड़े राज्य में जब 23 साल का एक युवा है, उसको कितना भोजन, कितना स्ट्रांग होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसके दिमाग से, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो प्रावधान किया गया है तीनों अवस्थाओं के विकास की अवस्थाओं में, एग्रीकल्चर सेक्टर, उद्योग और सेवा सेक्टर, तीनों में राशि बहुत कम है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विकास का जो एक गति है वो कहीं न कहीं रुकेगी। और जैसा कि मैं पहले भी कहते आया हूं कि जितना कर्ज हमारे राज्य में होना चाहिए था, उससे कहीं अनुपातिक 86-87 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। और ऐसी दशा में जब हम प्रतिमाह
कर्ज को पटा रहे हैं, ब्याज को पटा रहे हैं। मूलधन तो हमारा बहुत बड़ा हुआ है। मूलधन तो मैं समझता हूं कि अभी जो हमें करना है कि 10,500 कुछ समथिंग रुपए कर्ज हमने ले चुके हैं और उसको जो पटाना है, तो इसे पॉइंट ऑफ इसे मुझे कहना है कि विकास का पहिया कहीं न कहीं थमेगा और ये बजट में बहुत जल्दी में हो या बहुत होमवर्क ना किया गया हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कर्ज का जहां बोझ बढ़ता है उसके तुलना में हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ता है, तब कर्ज कहीं पड़ता है। और इसी प्रकार का कर्ज रहेगा तो राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आने में इसको देर नहीं रहेगी। हमारे पास लंका और पाकिस्तान का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसलिए जब इस प्रकार की अवस्थाएं हो तो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, औद्योगिक उद्योगों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। कृषि के हमारे पास कृषि मूल्य हमारा साधन है विकास का, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये जब तीनों मिलकर के एक साथ गति से जब ये पहिए चलते हैं विकास के, तो मुझे लगता है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वह कर्ज को भी पटा पाता है और पुरानी जो हमारे जो घाटा है, जैसे 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बता रहा है ये बजट, ये सब चीजों से भरपाई हो पाती। लेकिन बजट तो बजट है और जैसे भरोसे का बजट कहा गया है, तो मुझे लगता है कि हम तो भरोसा ही कर सकते हैं। हकीकत क्या होगी, आने वाला 1 साल का बजट है, 1 साल के बाद ही हम लोग सही मायने में असेसमेंट कर सकेंगे कि राज्य के ग्रोथ की स्थिति क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रवीण जी आपसे कि जो बात आपने रखी थी कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ जो घोषणा पत्र में कही थी वो नहीं हुई है। अभी सत्र चल रहा है, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी सत्र के दौरान, तो आप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हैं, तो आप अपनी भूमिका निभाते हुए और भी तो मांग रख सकते हैं कि ये जो राशि का आवंटन हुआ है, प्रस्ताव रखा गया, इस विभाग के लिए इतनी राशि, इस विभाग के लिए इतनी राशि है, तो उस राशि को ऐसी जगह खर्च किया तो जनता का भला हो सके। अभी तो आपके पास समय है। सदन में रखेंगे बिल्कुल, और रखते आ रहे हैं भाई। सरकार चर्चा से भाग जाती है, हमेशा सदन पर हमारे नेता इस विषय को रखते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग जाता है। देखिए, अब सदन की आपने बात कही है, सदन में ही प्रश्न मांगा गया था कि पंजीकृत बेरोजगार कितने हैं। सरकार ने ही विधानसभा में उत्तर दिया कि 18,80,000 बेरोजगार हैं। हाँ, ये सरकारी आंकड़ा है, विधानसभा पर आंकड़ा बिल्कुल है ना। तो क्या बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया? क्या उनको राशि नहीं बतानी चाहिए? बताइए, ये राशि, ये जो संख्या है 18,80,000, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, हमारे पार्टी का आंकड़ा नहीं है, विधानसभा में प्रस्तुत, बिल्कुल सरकार का आंकड़ा है। तो जब सरकार ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है तो उसके संदर्भ में उतनी राशि उनको अलॉट करना चाहिए था। महज 250 करोड़ तो उन्होंने राशि आवंटित किया है, बताइए कैसे चलेगा उससे? तो उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया भी तो रखा है ना उन्होंने कि भाई 2.5 लाख रुपए से कम जिनकी आय होगी उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यदि आप ये पहले ही करना था तो ऐसे लोगों को आपने पंजीयन करने के लिए अनुमति देनी ही नहीं थी आपको। तब आप क्या कर रहे थे? यदि आपकी पहले से दूरदृष्टि थी कि भाई हम लोगों को पहले पंजीयन करा लेंगे और बाद में छटनी कर देंगे, तो आपने लोगों को तो छला है, नहीं उन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ते की बात कही है कि जिन लोगों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये देखिए, इनका घोषणा पत्र मेरे पास है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो टर्म्स कंडीशन आप अभी बता रहे हैं ना, कि जो बेरोजगारी की भत्ते की आप बात कर रही है, पॉइंट नंबर 4, घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, है ना। इन्होंने 10 लाख उस समय लिखा हुआ था, जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास एवं समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम 2,500 प्रति माह प्रदान किया जाएगा। क्या टर्म्स कंडीशन उस समय नहीं लिख सकते थे आप? देखिए आपकी भी सरकार रही तो आपने देखिए आपकी भी सरकार रही तो जो घोषणा पत्र में जो चीजें आ जाती हैं उसके बाद में उस पर एक पूरा वर्कआउट होता है, मिशनरी बैठती है, उसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठती है और पूरा नौकरशाही मिलकर के उस योजना का खाका तैयार करके फिर जनता के बीच लाती है। ये पूरी घोषणा पत्र में नहीं लिखी जा सकती थी ना ये बातें। नहीं तो भाई देखिए, आपने भाई बहुत 15 साल विपक्ष में थे, आपको कहीं ना कहीं सरकार जो जनता ने जनादेश दिया था विपक्ष की भूमिका निभाने का, तो आप अच्छे से भूमिका नहीं निभा पाए, इसलिए आपने पॉइंट नहीं लिखा। ये तो आपकी गलती है और आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और रही बात आपने जो अपेक्षा की कही मुझसे कि आप क्या चाहते करके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति की जो आय है 1,70,620 रुपए है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 1,33,898। बहुत बड़ा गैप होता है ये।
तो ये आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं, हालांकि स्वाभाविक बात है कि आप विपक्ष में हैं तो सरकार जो भी कार्य करेगी वो कहीं ना कहीं आप उसके विरोध में रहोगे कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं, आप जनता को ये बताना चाहेंगे। लेकिन तब भी एक बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में ही देखें, रायपुर में है, बिलासपुर में, दुर्ग में, हमारे संवाददाताओं ने जब आम लोगों से चर्चा की है, नौकरशाहों से चर्चा की है, क्योंकि सरकारी विभाग में उन्होंने बहुत कुछ बढ़ाने की बातें कही हैं, होमगार्ड की मानदेय बढ़ाने की बात कही है, तो वो लोग तो खुश नजर आ रहे हैं। नौकरशाहों को तो साध लिया है भूपेश बघेल ने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर में और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी इतने नाखुश है कि धरना स्थल छोटा पड़ गया है इनके कार्यों से, और छोटा पड़ने के कारण इनको धरना स्थल शिफ्ट करना पड़ रहा है। बताइए किन के कारण है ये। और ये जो आप बजट की बात कर रहे हैं ना, आप कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा, दोबारा उस दिन के होली के पश्चात वही संख्या आपको धरना स्थल पर दिखेगी अपनी मांगों को लेकर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये बेहतर हो सकता था, सरकार ने जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। बिल्कुल, निश्चित रूप से ठगने वाला ये बजट है भाई। चलिए ठीक है, केवल बता रहा हूँ कि झुंझुना पकड़ाया है सरकार ने। ठीक है, डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी, बजट को लेकर के अंतिम प्रतिक्रिया कम शब्दों में आपसे चाहूंगा। देखिए अग्रवाल साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस बजट में मुझे बहुत कुछ खास नजर नहीं आता है, जल्दी बनाया गया बजट लगता है। और चुनावी बजट जैसा कि 2500 रुपया युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, प्रश्न ये खड़ा होता है कि कौन सा युवा बेरोजगार है, कोई एम्प्लॉय। अभी कुछ दिन पहले भी आपने डेटा ये देखा था कि 0.01% की बेरोजगारी की बात हुई है, और यहाँ अभी 25-30 हजार लोग रजिस्टर्ड हो गए। तो इस तरह की, इसी में ही मुझे स्कैनर दिखता है, इसी मुझे भ्रांतियां दिख रही हैं। तो ये जो 2500 रुपए की बात हुई, कितने महीना आप देंगे, कितने? अब सवाल ये है कि इलेक्शन की बात, किसी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बात नहीं करना है, लेकिन मेरा कहना है कि इस 2500 रुपए को तो पहले भी दिया जा सकता था। आज हमारा जो युवा है वो कौन बेरोजगार युवा है, पहले हम इसको आइडेंटिफाई करें। तो इस प्रकार से ये बजट बहुत सोशल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने एक शब्द दिया है, सोशल इंजीनियरिंग से मेरा आशय ऐसे राज्य की जो विरासत है, राज्य की जो सामाजिक संस्कृति है, राज्य की जो ऐतिहासिक धरोहर है, उन सब से जुड़ी हुई चीजों को आधार मान करके छत्तीसगढ़ की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको महत्वपूर्ण बनाते हुए, महत्वशील करते हुए इस बजट में स्थान देते हुए एक नए ढंग से बजट प्रस्तुत किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस बजट से राज्य का बहुत ज्यादा विकास होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बजट पर बहुत सारी समीक्षाएं लिखा है, देखा है, किया है। तो बहुत प्रभावशील बजट नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के सोशल इंजीनियरिंग का बजट है, ये सोशल इंजीनियरिंग को संतुलित करने वाला बजट है, यही हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, एक तरफ जहां बात की जा रही है कि सरकार ने अपने इस मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया और मतदाताओं को, जनता को साधने की कवायद की है, वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये संतुलित बजट जरूर है, ये सोशल इंजीनियरिंग का बजट है, पर अपेक्षाएं इससे ज्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में जो घोषणा पत्र की बातें थी वो चुनाव के साल में अपने बजट में लेकर आए हैं। चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। प्रवीण साहू जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही रूपेश दुबे जी, आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट की जो बात कही है, बजट जो पेश प्रस्तुत किया है, 1,04,000 करोड़ का बजट है, जनता को साधने की कवायद की है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया है, साथ ही नौकरशाही जो है उसमें 9% का प्रावधान किया है, अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है भूपेश बघेल के इस बजट को, क्योंकि भरोसे का बजट कहा जा रहा है कि ये भरोसे का बजट है, और जनता ने जो भरोसा किया था कि मुख्यमंत्री ने कहा है, सदन के अंदर कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया है, ये मुख्यमंत्री का आकलन है कि उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया है, आकांक्षाओं को पूरा किया है। अब जनता तय करेगी कि जनता की अपेक्षाओं को सरकार ने कितना पूरा किया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बन रही न्यूज़ आर